दोस्तों यस बैंक की बात करें तो 2020 के बाद बहुत कुछ अचीव किया यस बैंक ने और अब यस बैंक के बोर्ड ने 2500 करोड़ की फंड रेजिंग के लिए अप्रूवल दे दी है और अगली एजीएम में इसके ऊपर फैसला हो जाएगा, शेयर होल्डर की रजामंदी ली जाएगी। तो यहाँ पे यस बैंक में आगे की क्या संभावना बन रही है जानने की कोशिश करेंगे, क्या कह रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट और क्या इसके टारगेट रह सकते हैं समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा 2-3 बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। आरबीआई की तरफ से यहाँ पे कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं, क्या है वो फैसले उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे यस बैंक जो पूरी तरह से डूब चुकी थी 2020 के पहले, उसको आरबीआई ने फिर से खड़ा किया एसबीआई की मदद से और आज देख सकते हो कि यस बैंक ने एक मुकाम हासिल किया है। बिजनेस लगातार बढ़ रहा है, प्रॉफिट मेकिंग हो चुके हैं यस बैंक। एनपीए में ज़बरदस्त कमी भी आई है लेकिन अभी भी इसकी प्राइस बहुत नीचे है। आप समझ सकते हो कि इसमें एक बहुत तेज़ी की संभावना बनी हुई है। आने वाले समय स्टॉक एक तेज़ी के साथ आगे बढ़ सकता है। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर भी हैं जिनकी प्राइस 200 के आसपास खरीदारी की है, वो इंतजार करेंगे क्या हमारी प्राइस आएगी, तो बिल्कुल आ सकते हैं, उससे ज़्यादा भी ऊपर स्टॉक जा सकता है। उसके पीछे है बहुत बड़ी वजह जिसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो पूरा वीडियो देखें, आप इसमें स्किप न करें, बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। आपने यस बैंक में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फिर आप करना चाहते हैं। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यस बैंक के कारोबार की बात करें, फ्राइडे को 15.95 पर क्लोजिंग हुई जहाँ पे 0.31% की गिरावट देखने को मिली। वैसे इंट्राडे में 16.10 का हाई भी बना, तो कुल मिला के अभी भी 16 के स्तर के आसपास है। और जैसे कि फ्राइडे को बाजार में गिरावट का माहौल बना था और देख सकते हो कि बैंकिंग शेयरों में गिरावट थी और इसके पीछे वजह बनी एफआई और डीआई की बिकवाली। दोनों ने ही बाजार में बिकवाली की थी और इस वजह से थोड़ा सा दबाव देखने को मिला। आप देख सकते हो कि बीएसई सेंसेक्स 62,979 के स्तर पर क्लोजिंग थी जहाँ पे 0.41% की गिरावट थी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यस बैंक फंड रेजिंग करने जा रही है 2500 करोड़ की और आने वाले समय डेट सिक्योरिटीज़ के माध्यम से ये फंड रेजिंग होगी। तो यस बैंक के मैनेजमेंट ने फैसला किया कि वो 2500 करोड़ की फंड रेजिंग करेंगे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर बॉन्ड्स के माध्यम से। तो जो मार्केट एक्सपर्ट है उसका कहना है कि ये जो फैसला लिया गया है ये यस बैंक के शेयर होल्डर के लिए एक अच्छी बात है क्योंकि इसके फेवर में जा रहा है ये फैसला और आने वाले समय मंडे से इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है, ऐसा मार्केट एक्सपर्ट का कहना है। फिलहाल देखें तो जो इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो 18 से लेकर 20 रुपीज़ के आसपास है। तो आप देख सकते हो कि आने वाले समय 20 की प्राइस फिर से देखने को मिल सकती है। एक बार 24.75 का इसने हाई ऑलरेडी बना दिया है, तो यहाँ पे समझ सकते हो कि फिर से 20 रुपये को इसको पार करने के बाद एक नई तेज़ी की शुरुआत भी हो सकती है। फिलहाल अगर आप इसको खरीदारी करना चाहते हैं इस लेवल पे तो आपको 13 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 13 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ अगर आप बने रहेंगे तो बिल्कुल आपको 20 की प्राइस देखने को मिल सकती है, ये मार्केट एक्सपर्ट का कहना है। तो यहाँ पे देख दो कि आईएफएल सिक्योरिटीज़ के अनुज गुप्ता का कहना है कि आपको यस बैंक के शेयर में डिप में खरीदारी करने की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। जितना डिप में मिले आप खरीदारी करें, यह स्टॉक आने वाले समय आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो बिल्कुल आपको 13 के सपोर्ट के साथ में खरीदारी इसको करनी चाहिए और आने वाले समय आप देखें तो 20 के भी टारगेट आपको देखने को मिलेगा और स्टॉक उससे ऊपर भी जा सकता है। और अगर आपको देखें इसने 20 की जो रेंज को तोड़ा तो फिर ये स्टॉक आपको देख सकते हो कि 26 के लेवल तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है शॉर्ट टर्म में, यानी आप समझ सकते हो कि ये 26 तक जाने की इसकी संभावना बनी है, तो निवेश इस समय कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हो कि 23 जून की जो इनकी मीटिंग हुई थी, बोर्ड मीटिंग में इन्होंने अप्रूवल ले लिया है और अब ये जो 2500 करोड़ की फंड रेजिंग है इसके लिए जो कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होगी 18 अगस्त को, उसमें यहाँ पे फैसला किया जाएगा कि किस तरह से इसकी बोरोइंग की जाए या फिर देखें तो कि इंडियन मार्केट से या फॉरेन करेंसी के माध्यम से इसकी फंड रेजिंग की जाए। उसकी यहाँ पे जो भी होगा फैसला ले लिया जाएगा और शेयर होल्डर की रजामंदी भी ले जाएगी। फिलहाल जैसे कि अभी Q1 भी आने वाला है, ये अंतिम महीना है और आप देख सकते हो कि जल्दी हमारे सामने Q1 का रिजल्ट भी होगा और Q4 काफ़ी बेहतर था। कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, करीब 200 रुपीज़ का प्रॉफिट था। वैसे ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट में 45% की गिरावट थी, लेकिन आप देख सकते हो कि पिछले जो क्वार्टर रिजल्ट है उससे बेहतर थे परिणाम, क्योंकि Q3 में बैंक का जो प्रॉफिट था वो मात्र 51.52 करोड़ के आसपास था। उस हिसाब से देखें तो बहुत ही बेहतर था इस बार का रिजल्ट Q4 का और आशा करें कि इस बार Q1 उससे भी शानदार होगा। दूसरी तरफ देखें तो जो कंपनी की टोटल इनकम है उसमें काफ़ी अच्छी वृद्धि रही, 7,298 करोड़ के आसपास थी, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 5,829 करोड़ के आसपास थी। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ये जो रिपोर्ट निकल कर रही है आरबीआई की तरफ से जो रिपोर्ट है
इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशन की वजह से देखें तो जो कंज्यूमर की जो स्पेंडिंग पावर है वो काफ़ी कम हो चुकी है, यानी इस समय लोग खर्च नहीं कर रहे और इसके पीछे वजह इन्फ्लेशन। तो अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है तो फिर से जो यहाँ पे कंज्यूमर की जो परचेसिंग पावर है बढ़ सकती है और इसके लिए देखें तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट को भी बढ़ावा दिया जा सकता है और जिस तरह से देखें तो जो निजी व्यय में वृद्धि को भी बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे आने वाले समय इन्फ्लेशन को कम किया जा सके। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आरबीआई की जो ये रिपोर्ट है ये कह रही है कि ये जो कॉर्पोरेट परिणाम है उसको देख के पता चल रहा है कि लोगों के इन्फ्लेशन की वजह से जो उपभोग की जो कमी है हो रही है और लोग हैं जो उनका कंजम्पशन पावर काफ़ी कम हो रहा है। इसके बदले में देखें तो जो कॉर्पोरेट बिक्री है वो भी कम हो रही है। ऐसे में आने वाले समय इन्वेस्टमेंट की तरफ लोग ध्यान नहीं दे रहे और इसको कंट्रोल करना जरूरी है, यानी इसका निगेटिव इफेक्ट भी बैंकों पे पड़ सकता है। अगर लोगों का कंजम्पशन पावर कम होगा, लोग खर्च कम करेंगे तो बैंकों का परिणाम आने वाले समय उसका निगेटिव हो सकता है। तो फ्राइडे को जो ये रिपोर्ट पेश की गई इसमें कहा गया है कि एक तरह से अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाना होगा, जिससे देखें तो जो इन्फ्लेशन कम होगा तो आने वाले समय में फिर से लोगों की खर्च करने की ताकत बढ़ेगी और कॉरपोरेट जो रेवेन्यू भी बढ़ेगा और एक तरह से देखें तो निजी क्षेत्र में भी इस समय इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए और इसके लिए ज़रूरी है कि इन्फ्लेशन को नीचे लाया जाए। तो उसके बाद में लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो सब कुछ पटरी पे आता हुआ दिखाई देगा। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, जैसे कि आरबीआई की तरफ से जो पिछला दिनों कुछ नया जो लॉ लाया गया जिसके खिलाफ कहा जा रहा है कि काफ़ी लोगों ने यहाँ पे कमर कस ली है और कह रहे हैं कि जो कर्ज नहीं चुका रहे बैंकों का उनको एक तरह से आरबीआई की तरफ से इनाम दिया जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो आरबीआई ने विलफुल डिफ़ॉल्टर यानी जो जानबूझ के कर्ज नहीं चुकाने वालों के लिए एक समझौता जो तैयार करने की जो तकनीक लाई है उसको लेकर यहाँ पे जो सर्कुलर जारी किया है उसके ऊपर काफ़ी आलोचना हो रही है और इसी को लेकर यहाँ पे देख सकते हो कि आरबीआई से सवाल जवाब किए जा रहे हैं और आरबीआई ने इसके ऊपर जो है साफ किया कि ये प्रक्रिया जो पहले से ऑलरेडी 15 सालों से चल रही है, इसमें कोई नया हमने नहीं किया। और आरबीआई ने जो यहाँ पे अपना बयान जारी किया है उसमें कहा है कि समझौता निपटान और लोन को तकनीक रूप से बट्टे खाते में डालने की हालिया निर्देशों के बैंक के मौजूदा रेगुलेटरी गाइडेंस को तर्कसंगत बनाया जाए और इसको और अधिक तरीके से पारदर्शी के तरीके से लाया जा रहा है। इसमें कुछ सुधार किए गए। ये पहले से नियम तो 15 साल से चल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो नया जो 8 जून को सर्कुलर जारी किया आरबीआई की तरफ से उसमें कहा गया है कि दूसरी सभी बैंक और फाइनेंशियल कंपनियों से निर्देश दिया है कि जो लोग या कंपनियां डिफ़ॉल्टर हो चुके या लोन फ्रॉड में फंसे उन्हें फिर से लोन दे। इसमें यह भी कहा गया है कि इस तरह के लोगों के साथ बैंक मिल बैठकर बात करे यानी सेटलमेंट करे। इतना ही नहीं, आरबीआई ने बैंकों को सलाह दी कि चाहे तो इस तरह के विलफुल डिफॉल्टर के लोन को तकनीक तौर पर बट्टे खाते में भी डाल सकते हैं। आरबीआई के इस फैसले का बैंकों के संगठन एआईबीओसी और एआईबीए ने काफ़ी विरोध किया है और संगठनों का कहना है कि रिजर्व बैंक के इस कदम से मालूम पड़ता है कि जैसे इरादतन लोन न चुकाने वालों को एक तरह से इनाम दिया जा रहा है, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। लेकिन आरबीआई का कहना है कि ये कोई नया नियम नहीं है, 15 सालों से यही नियम चल रहा है, लेकिन हम इसमें कुछ सुधार लाना चाहते हैं। तो कुल मिला के देख लो आरबीआई की तरफ से इसको क्लैरिफाइड किया गया है कि हमने इसमें कोई नया प्रावधान नहीं जोड़ा, बल्कि ये पुराने प्रावधान है, लेकिन इसको हम सुधारना था कि इस तरह से कोई और आगे जाके डिफ़ॉल्ट न करे और डिफ़ॉल्ट करने के बाद बैंक उनको फिर से कर्ज न दे, उसके ऊपर भी हम ध्यान दे रहे। तो एक तरह से देखिए तो ये अगर नियम लाया जाता है तो ये नियम बैंकों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि कोई भी कर्ज लेगा और समय पे चुकाएगा नहीं और वो डिफ़ॉल्टर हो जाएगा, उसको विलफुल डिफ़ॉल्टर कहेगा तो फिर कैसे चलेगा, तो उससे बैंकों की तो सेहत और ख़राब होगी। और इसीलिए इसको एक तरह से इसको ख़त्म करना चाहिए, इस तरह से किसी को छूट नहीं दी जानी चाहिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए तो अच्छी बात नहीं है। एक बड़ी अपडेट और निकल कर रही है, एसबीआई के एमडी स्वामीनाथन जानकीरमन अब आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने हैं और 3 साल के लिए उनका कार्यकाल होगा। तो जो देख सकते हो कि पहले वो महेश कुमार जैन थे, उनकी जगह अब लेंगे और एसबीआई की तरफ से एक बड़ी अपॉइंटमेंट आरबीआई में हुई है। तो आप देख सकते हो कि अब हमेशा से एसबीआई की तरफ से ही वो लोगों को चुना जाता है जो आगे जाके कुछ बड़े पद पे रहते हैं और जो आने वाले समय में कुछ मैनेजमेंट को अच्छे से आगे बढ़ा पाए। जिस तरह से देखें तो यस बैंक को खड़ा करने के लिए भी एसबीआई की तरफ से ही एमडी प्रशांत कुमार को ये कमान सौंपी गई थी और उन्होंने अच्छे से यस बैंक को मैनेज किया है और साबित करके बताया कि यस बैंक तेज़ी से आगे बढ़ सकती है और इसमें बड़ा योगदान प्रशांत कुमार का भी है और जो एसबीआई से ही आए हुए। तो कुल मिला के देख सकते हो कि आने वाले समय में पॉजिटिव संभावना बनेगी। ऐसे में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उनको यस बैंक में निवेश इस समय कर लेना चाहिए, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।